घंटे देर तक ज़्यादा औरतें रुखसत हो गई थी। बस 2-3 पड़ोसनें और तनावश की चंद करीबी सहेलियों के अलावा वहाँ कोई बाकी ना रहा था। बाकी औरतों की तरह इसकी सहेलियाँ भी असल बात जानने के लिए बेचैन थीं। औरतों के जाते ही वो उसे कमरे में ले आईं और इसके साथ ही सलमा ने तमाम के जहनों में मचलते सवालात को अल्फाज की शक्ल दे दी थी। अरे कबीर खान के मुतालिक तुमने जितना बताया था वो इससे कुछ ज़्यादा ही शानदार शख्सियत के मालिक निकले हैं। सच बताओ, ऐसा दुल्हा दुल्हा कहाँ से ढूंढा है? तनावश हंसी। क्यों, तुम्हें भी ऐसी की तलाश है? सलमा हसरतनाक लहजे में बोली। अल्लाह पाक की कसम, कोई ऐसा मिले तो खुशी से मर न जाऊं। तनावश इस पर चोट करते हुए बोली, मतलब जिसे तुम्हारी मौत मतलूब हो तो वो तुम्हारे लिए ऐसा ही दुल्हे की दुआ करे, वो तो मैंने बतौर मुहावरा बोला है। सलमा ने वजाहत करते हुए कहा, अब असल बात फूटो। कौन सी असल बात? सलमा ने कहा, यही कि कबीर साहब आपको कहाँ मिले, कैसे पसंद किया, और तुमने इतना अरसा हमसे क्यों ये बात छुपाए रखी, और इससे पहले तुमने कबीर को दिलावर शेख के बारे में क्यों खबर ना दी, वगैरह वगैरह। शाजिया, नाजिया, इकरा और सालिहा भी पुरशौक अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। तनावश ने धीमे लहजे में कहा, सच तो यह है कि इनसे मेरी कल ही मुलाकात हुई है। सलमा ने मजाही अंदाज में कहा, अच्छी तरह याद है, अगर कॉलेज से छुट्टी पर कबीर खान जैसा दुल्हा मिल सकता है तो मैं तो हमेशा के लिए कॉलेज से रुक जाऊंगी। और तनावश ने फलसफियाना अंदाज में कहा, हर अंधे के पाँव तले बटेरा नहीं आया करता, ना ही हुमा हर शख्स के सर पर बैठा करता है। अकरा ने बेसब्री से कहा, यार फलसफे का छोड़ो, दरअसल से असल बात बताओ। नाजिया बोली, हाँ जल्दी बताओ, सब वाक़या तो बताओ, ये ना हो कबीर खान साहब मोहतरमा को लेने पहुँच जाए, अगर इतनी प्यारी दुल्हन के बगैर वो भी तो उदास हो गए होंगे, काश ऐसा होता। हजरतनाक अंदाज में सोचते हुए इसने मुंह से ठंडा सांस खारिज किया और वही ने तफसील बतलाने लगी। कल मेरा कॉलेज जाने को दिल नहीं कर रहा था, मैं यूं ही किसी सिबत का तयन किए बगैर शहर में फिरती रही। एक बड़े होटल के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़रें पुलिस के सिपाहियों के झुंड पे होटल से बाहर आते एक शख्सियत पर पड़ी। मेरे दिल में एकदम से अपने हालात बताने का दाइया पैदा हुआ। वो अपनी कीमती कार में बैठकर होटल से बाहर आने वाली रविश पर आ रहा था। मैंने इसे रोकने के लिए आगे बढ़ ही नहीं लगी थी कि सड़क पर एक मर्सिडीज़ नमूदार होकर एक शख्स का रास्ता रोक दिया। और जानती हो उस मर्सिडीज़ में कौन सवार था? वो कौन? शाजिया ने मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए अपने दाएं हाथ की उंगलियों को सवालिया अंदाज में हरकत दी। इनके होने वाले वो यार, अब वो खामोशी से सुनो। सलमा ने बेजारी भरे अंदाज में शाजिया को झिड़का। बाकी भी शाजिया खुशगीन निगाहों से घूरने लगी। तो अब अच्छा यार, सॉरी, अब नहीं बोलती। शाजिया ने फ़ौरन अपने हाथ बुलंद कर लिए। तनावश दोबारा बोलने लगी, होटल से निकलने वाली शख्सियत एक जज की थी, और यकीन मानो पुलिस के मुहावसों में घिरे इस जज ने जब इन्हें देखा तो थर थर काँपने लग गया था। गालिबन इनकी किसी आदमी का मुकदमा इसकी जज की अदालत में फंसा था। उन्होंने जज को कल तक अपने आदमी के हक में फैसला सुनाने का हुक्म दिया, जिसे जज ने बगैर किसी उजरत के मान लिया था। मुझे मालूम हो गया कि मुझे किसके सामने फरियाद करना है, बस मौका मिलते ही मैंने अपनी परेशानी इनके सामने दोहरा दी। उन्होंने मुझसे शादी करने की शर्त पर मेरी मदद करने की हामी भर ली, बस इतनी सी बात है। बाकी का सारा वाक़या तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। तनावश ने गोलमोल अंदाज में इन्हें सारा वाक़या सुना दिया। अरे कहीं वो दिलावर शेख से भी बड़ा, मेरा मतलब है कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं? शाजिया ने मोहताद अंदाज में कहा। वही दिमाग दिमाग के दिमाग में गुंज रहा था कि इसके बाद इन्हें ऐसा वैसा कहा तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। तनावश सचमुच नाराज़ होने लगी। हालांकि ये बात तो अच्छी तरह से बताती कि कबीर दादा क्या था। बाकी तमाम सहेलियाँ भी खशमगीन निगाहों से शाजिया घूरने लगी थी। कोई अंदाज़ा तो इन्हें भी हो गया था कि कबीर खान की असलियत क्या थी, मगर ऐसे सच पीठ पीछे बोले जाते हैं, मुंह पर नहीं। मैं तो बस यूं ही। शाजिया मुँह बना कर रह गई। बेटी खाना लाऊं? बुशरा ने अंदर आकर पूछा। माँ जो दिल नहीं चाह रहा, इसने इनकार में सर हिलाया। थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी सहेलियाँ भी तो खाएंगी ना। बुशरा ने मसर होते हुए खाना लेने चली गई थी। सहेलियों की वजह से इसने भी थोड़ा सा खाना जहर मार कर लिया और फिर वक्त गुजरने का पता ही न चला। हॉर्न की आवाज़ पर पास बैठी सलमा से वक्त पूछा तो घड़ी पर नज़र डराते हुए बोली, पौने नो। वो सरसराते हुए लहजे में बोली, इनकी कार वक्त से घंटा पर पहले ही पहुंच गई है। सलमा ने मायने खैस लहजे में कहा, हाँ जी, सब्र ही कहाँ हो रहा होगा बेचारे से। तनावश सुर्ख पड़ते हुए बोली, बकवास ना करो, इसमें बकवास की क्या बात है? खुद ही तो बता रही थी आपके वो 10 बजे आएंगे, 10 बजे कार भेजेंगे। तनावश मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम्हें कोई तकलीफ है? सलमा खिलखिलाकर हंसी। तकलीफ तो खैर जिसको
होनी है इसे मालूम है, बाकी मैंने आपके इनका इरादा ही बताया है। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। उषा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलने पर से दो औरतें और एक मर्द खड़े दिखाई दिए। गली में एक चमकती दमकती कार भी खड़ी थी। आए जी, इसने एक तरफ होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मैं कार में बैठा हूँ, आप लड़की को ले आए। मर्द ने अंदर घुसने से एतराज़ बढ़ता था। बुशरा को इस तरह का तनावश के लिए दुल्हन का बजाय लड़की का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहायत अजीब और बुरा लगा था, मगर इसने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस न की और औरतों को साथ लेकर तनावश के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे दोनों औरतें मुलाजमा नज़र आ रही थी, इसी वजह से वह इनका तारुफ चाहे बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। बैठे, मैं खाना लाती हूँ। बुशरा ने इन्हें बैठने की दावत दी थी। नहीं शुक्रिया, हमारे पास वक्त कम है। वो अजलत में दिखाई दे रही थी। तनावश की सहेलियाँ इसे सहारा देकर उठाने लगी। बारी बारी तमाम के गले मिलकर वो माँ से मिलकर रो पड़ी थी। बुशरा इसकी पीठ से हिलाते हुए इसकी तसल्ली देने लगी, मगर खुद वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। प्लीज़ चले, वक्त कम है। दोनों औरतें ने एक बार फिर अजल जाहिर की। तनावश इनकी हमरा चल पड़ी थी। तमाम सहेलियां और बुशरा इनके पीछे थी। दरवाजे से निकलते वक्त एक बार फिर माँ से लिपट गई। इसे ज़्यादा जज्बाती होते देखकर औरतों ने एक मरतबा फिर वक्त की कमी का रोना रोककर इसे चलने को कहा था। बुशरा ने इसकी पेशानी चूमकर इसे खुद से अलहदा किया और दोनों औरतों के हमरा दरमियान में कार के एक सीट पर बैठ गई। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ वही मर्द विराजमान था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। तनावश के बैठते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। बुशरा हसरत भरी निगाहों से कार को दूर जाते हुए देखती रही। तनावश सर झुकाए इन दोनों औरतों के दरमियान बैठ गई। ना तो इसे किसी ने मुखातिब किया और ना इसने खुद किसी से मुखातिब होने की कोशिश की। जो कार घर से दूर होती जा रही थी, इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो सर झुकाए बैठी रही। शर्म हया एक दुल्हन की फितरत सानिया होती है, और वो तो ऐसी दुल्हन है जिसके साथ इसके कोई वाक़िफ़ खातून भी मौजूद नहीं थी। कार काफ़ी देर चलती रही। सर झुका होने की वजह से इसे ना तो दाएं बाएं के मनाजिर नज़र आ रहे थे और ना देखना चाह रही थी। कार रुकते ही वो बाहर निकली। दोनों औरतें इसे एक पुरतइश कमरे में ले आईं और बेड पर बिठाकर निकल गईं। इनके कमरे से निकलते ही वो सब उठाकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। आरामदायक डबल बेड जिस पर खूबसूरत बेडशीट बिछी हुई थी, खिड़कियों से लटके कीमती पर्दे, फर्श पर बिछा दबीस कालीन जिसमें पाँव धुसे जा रहे थे, उम्दा सोफ़ा सेट और भी बहुत कुछ ऐसा जो इससे सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा था या अपनी अमीर सहीने से जिक्र सुना था, और अब भी वो भी ऐसी ही ख्वाबगाह की मालिक बन गई थी। मालिक इसके ख्वाब में तंजिया सोच उभरी और तलख मुस्कुराहट इसके होंठों पर छा गई। नामालूम कबीर दादा ने इसे कितना अरसा अपने पास रखना ही अभी मुमकिन था, जिस ख्वाबगाह में इसकी पहली और आखिरी रात हो। जाने कितनी देर तक वो सर झुकाए तल्ख व शीरीं ख़यालात में गुम रही, यहाँ तक कि दरवाजे पर खटका हुआ और इससे पहले वो घूंघट में चेहरा गुम करती थ्री पीस सूट में मलबूस एक खूबसूरत जवान अंदर दाखिल हुआ था। शायद ये कबीर दादा का सेक्रेटरी वगैरह हो। इसके दिमाग में एक इम्कानी सोच गूंजी, लेकिन जो ही कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजे की कुंडी लगाई, वो एकदम चौंक पड़ी। कौन है आप? कुंडी की मुलाकात दी। वो बेख्तियार खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर माने खैस मुस्कुराहट नमूदार हुई। बेबी खादिम को खावर कहते हैं। आज की रात तुम मुझे अपना खिदमतगार समझ सकती हो, और कुंडी इसलिए लगाई है कोई हमें हमारी तन्हाई में मुखल ना हो सके। वो कहाँ है? तनावश हकलाई। वो कौन? इसने चेहरे पर मसनूई हैरानी तारी की और फिर सर हिलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब है कबीर दादा कहाँ है? एक लम्हा सोचने के बाद अंदाज बनाकर वो कहने लगा, मेरा ख्याल है अपनी किसी मंजूर नज़र के साथ रंगीला मना रहा होगा, और फिक्र ना करो, तुमने कौन सा रोज़ाना मेरे साथ ही होना है। आज मैं, कल कोई और होगा, और उम्मीद है कभी ना कभी कबीर दादा भी तुम्हें शफ़े मुलाकात बख्श देगा। देखो, मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी। इसके दिमाग में साए साए हो रही थी। इतनी ज़्यादा तौहीन और बेतौकरी का तो इसने सोचा भी ना था। वो जिसे दिलो जान से अपने सर का साए समझे बैठी थी, इसने तो इसे इस काबिल भी नहीं समझा था कि पहले ही रात इसके पास आ जाता। इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने ख्वाब शीशे के बर्तन की तरह करची करची हो गए थे। कहाँ तो वो इसे जुर्म की दुनिया से दूर ले जाने के मंसूबे सोच रही थी, इसे अपनी वफा और खिदमत गुजारे से मुतासर करने का सोचे बैठी थी, और कहाँ वो रखेल और दाश्ता के दर्जे से भी गिर गई थी। वैसे तो यह तो ज़्यादती है बेबी कि मुझे अपने करीब आने से मना कर रही हो। आखिर मेरा कसूर तो बतलाओ ना। इसने मकरूह लहजे में कहा, देखें, खुदा के लिए आप कबीर दादा को बुलवाएं, मुझे इससे बात करनी है। इसने भौंडे अंदाज में कहा, आए है कबीर दादा को बुलवाओ या इन्हें। ये कहते हुए दीवार पर बनी शीशे की खूबसूरत अलमारी की तरफ बड़ा पट खोल दिया और इसने तरतीब से रखी हुई बोतलों में से एक बोतल निकाली। बोतल का लेबल तो तनावश को नज़र न आया, मगर उसे इतना अंदाज़ा हो गया कि वो शराब की बोतल थी। तपाई पर बड़ा नफीस गिलास उठाकर इसने अपने लिए शराब उंडेली। तुम पीना पसंद करोगी? खुश होठों पर जुबान फेरते हुए तनावश मुनमुनाई, मुझ प्लीज़ मुझे कबीर दादा से मिलवा दे, सुबह मिल लेना यार, फिलहाल तो मूड ख़राब ना करो। सोफे पर बैठकर वो गिलास खाली करने लगा।
मैं खुद मिल लेती हूँ। हिम्मत मुजतमा करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे से 2-3 कदम ही दूर ही थी कि वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला कि दरवाजे पर मेरे 4 मुहाफिज खड़े हैं और इन्हें मैं बता के आया हूँ कि तुम्हारे कमरे से जाने का मतलब ये होगा कि तुम मेरी तरफ से फारिग हो और अब वो अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। अगर इकट्ठे चारों को भुगताने का शौक़ है तो तुम शौक़ से बाहर जा सकती हो। तनावश के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। वो हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे एक बार कबीर दादा से मिलवा दो। इसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरा कद कबीर दादा से छोटा नजर आ रहा है या मुझ में हिम्मत की कमी नजर आ रही है जो तुम बार बार कबीर दादा का नाम अलाप रही हो। वो मेरा शौहर है, इनसे निकाह हुआ है। मेरा तनावश जैसे फट पड़ी थी। इसे जल्द लम्हे सोचने की अदाकारी की और फिर घटिया लहजे में बोला, वैसे शौहर बनने के लिए जिन लवाजिम की ज़रूरत होती है क्या मुझ में मौजूद नहीं है। तनावश को खामोश पाकर वो दोबारा बोला, चलो ठीक है, आज की रात मुझे मौका दे दो। अगर तुम्हें शिकायत हुई तो कल कबीर दादा के पास चली जाना। ये कहते हुए इसे खाली गिलास तपाई पर रखा और तनावश की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी। तनावश ने यूँ धमकी दी जैसे वो किसी अवामी मुकाम पर खड़ी हो। मेरे कानों के लिए पसंदीदा आवाज़ औरतों की चीखें ही हैं। वो कदम रोके बगैर इसकी तरफ बढ़ता रहा। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए तनावश की पीठ दीवार के साथ जा लगी। अब मजीद पीछे होने की गुंजाइश नहीं थी। वो गिड़गिड़ाई, खुदा के वास्ते, सोने नबी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के वास्ते, मुझे कुछ न कहो। इसका रंग पीला पड़ गया था। एक दिलावर शेख से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कई दिलावरों के हत्थे चढ़ गई थी। बेबी, मूड ख़राब न करो। इसके गिड़गिड़ाने और वास्ते देने को किसी खातिर में ना लाते हुए वो इसकी तरफ बढ़ता रहा। वो तनावश की हालत बिल्ली के मुँह में आई इस चुईया की सी थी जिसके पास फरार का कोई रास्ता ना बचा हो।